आप सभी को नमस्कार। और अमर उजाला के इस मंच से मैं इन गर्व के पलों की अनुभूति कर रहा हूं जब मैं संवाद की इस यात्रा में, जब गुरुग्राम में कल दिन भर लगातार हमने चर्चा की, आज शिक्षा का सहस्त्रबुद्धे जी के साथ बहुत जोरदार सत्र चला सर, और बहुत बातचीत हुई। लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, नई शिक्षा नीति से लेके पूरी योजना तक। पर मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं कि जो सबको हमेशा सुनाते हैं खरी खरी, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता हैं नितिन जयराम गडकरी। और उनकी खरी खरी की लोकप्रियता ऐसी है कि वो खेती किसानी से लेकर उन्नत ऑटोमोबाइल तक अधिकार पूर्वक बात करते हैं, और जितने पैशन के साथ और जितने इनोवेशन के साथ सड़क परिवहन की बात करते हैं, उतने ही पैशन के साथ खाने पीने का जज्बा भी रखते हैं। तो सर, मैं मूलतः इंदौरी हूं, और नागपुरी खानपान और इंदौरी खानपान, तो मुझे आपके खानपान के वीडियो भी बड़े अच्छे लगते हैं। मैं इस सत्र की शुरुआत करना चाहूंगा। हमारी जो थीम है सर, स्वर्णिम शताब्दी की ओर, ये थीम इसलिए है कि अमर उजाला इस बात में गर्व और बड़े सौभाग्य की अनुभूति करता है कि अमृतोत्सव देश की आजादी का और अमर उजाला परिवार का साथ में बन रहा है। 15 अगस्त 1947 की हमारी आजादी और 18 अप्रैल 1948 को अमर उजाला का पहला अखबार निकला। और जब हमने अमृतोत्सव मनाया, तब हमने सोचा कि एक मीडिया हाउस के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि इस पड़ाव पर ठहरने और जश्न मनाने के साथ ही अगले 25 वर्षों की यात्रा को देश के साथ साथ इस रूप में मनाएं कि विकसित भारत की जो नई तस्वीर उभरे, उसमें हम अपना योगदान दे सकें। और उस तस्वीर को उभारने में सबसे जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं हमारे ऐसे मंत्री जो सदैव चर्चा में रहते हैं। 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन की जो सड़क निर्माण थी राजमार्ग की, उसको 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंचाया। मैं जानना चाहता हूं कि यह तस्वीर अगले 25 वर्षों में कितनी तेजी से और कैसे बदलेगी। आपकी रूपरेखा क्या है नितिन? देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट्स क्या है, यानी हम क्या करना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम अभी वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, और हम चाहते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और आत्मनिर्भर भारत बने। एक प्रकार से जो पुरानी इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमें जो मिला है, उसमें अब लोग इस बात को स्वीकारने लगे कि हम विश्वगुरु बन सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से, इतिहास, संस्कृति और विरासत की दृष्टि से, और विशेष रूप से हमारी जो भारत की विशेषता है, हमारा योग विज्ञान से लेकर अनेक बातें ऐसी है जब वो दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमें अगर विश्वगुरु बनना है, तो स्वाभाविक रूप से उसका एक डिटेल प्लान तैयार करके हमको काम करना होगा। मैं बाकी प्लान की तो बात नहीं करूंगा, पर ये जो 100 साल 47 के बाद 2047, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी देश की इकोनॉमी को जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में, जो हमारी इकोनॉमिक पैरामीटर जिसके आधार पर हम राष्ट्र की आर्थिक सेहत का मौजमाप करते हैं, तो हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है, और 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारी एक समय 90% पॉपुलेशन गांवों में रहती थी, और जो खुशी से नहीं, मजबूरी से अर्बनाइजेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, और गांव छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर सब जगह आए। तो अब हमारी पॉपुलेशन 65% बढ़ी है, और ये 65% पॉपुलेशन में हमारी ग्रोथ है केवल 12%। और इसलिए हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है, तो हमें रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और विशेष रूप से फॉरेस्ट, जंगल, इन चार सेक्टर का विशेष ध्यान देना होगा। और इसके लिए जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित स्वदेशी का भाव जगाते हुए पर वर्ल्ड की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमिक ग्रोथ
इस क्षेत्र में हमको निर्माण करनी होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और एग्रीकल्चर, इसमें विकास कब होता है? जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां डेवलप होता है, वह इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। और एग्रीकल्चर में बिजली और पानी दो मिलने से फिर बाकी बातें तो है ही, पर उससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ती है। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में जो हमारे पास समुद्र किनारा है, करीब 950 किलोमीटर है, हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, डैम्स हैं, और हम केवल ब्लू इकोनॉमी जो फिश है वो 7 से 8 लाख करोड़ की बना सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ का है। हमारे यहाँ मिल्क इंडस्ट्री है, जैसे अमूल, मदर डेयरी, इनकी सक्सेस स्टोरी है और उसको हम बड़े प्रमाण पर बढ़ा सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, जो मैं जिसकी वकालत करते रहता हूं कि 22 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। कितना? 22 लाख। और पोल्यूशन भी हो रहा है, पर ये 22 लाख करोड़ में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में अगर हमारे देश का किसान ऊर्जा तैयार करेगा, तो अभी ज्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगा नहीं, पर जब आप पूछोगे तो जरूर बताऊंगा कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है। ऊर्जादाता नहीं है, वो बिटुमिन दाता है। बिटुमिन दाता केवल नहीं है, तो वह हवाई ईंधन दाता है। और हवाई ईंधन दाता, ऊर्जा दाता, अब वो हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। यानी हमारा किसान एनर्जी और पावर सेक्टर की पूरी रिक्वायरमेंट को ये 22 लाख करोड़ में से एक 10 लाख करोड़ भी अगर हमारे रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गए, तो स्मार्ट शहर जैसे बने, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट विलेज बनेंगे, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़ेगी और गांव का विकास होगा। तो मैं तो वो सपना देखता हूं कि फिर से बार लोग शहर के जो आए हुए हैं वो गांव की ओर चले करके फिर वापस जाएंगे। इतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप सड़क परिवहन मंत्रालय देखते हैं, पर मूलतः किसान और किसानों को लेकर जिस तरीके, जिस जज्बे से आप बात करते हैं, आपको लगता है कि आजादी के बाद जब प्राथमिकताएं तय हो रही थी, तो ग्राम स्वराज की जो हमारी मूल भावना थी उसको कहीं पीछे छोड़ा, इस वजह से ये सब? देखिए, मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करता, पर यह बात हुई कि 47 में जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो भारत सरकार ने होटल्स बनाए, भारत सरकार ने पावर प्लांट बनाए, भारत सरकार ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोहे की डाली। मैं देश का पहला व्यक्ति हूं जिसने बीओटी चालू किया मुंबई में, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। ठाणे भिवंडी बाईपास बना है। तो मैं पहली बात मानता हूं कि जिसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वहां सरकारी बजट का पैसा की प्रायोरिटी हमने अलग करनी चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो सुंदरलाल जी पटवा उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो पटवा जी मेरे पीछे पड़े कि अटल जी ने तुमको बुलाया, दिल्ली चलो। मैं मंत्री था, तो मैं अटल जी के पास गया, तो अटल जी ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि देश की गांवों को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। ये पटवा जी कह रहे कि तुम बना सकते हो, तुम इसमें काम करो। मतलब आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने योजना बनाई। योजना बनने के बाद नाबार्ड के प्रमुख थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, मैंने पूरी योजना अटल जी को दी। फिर हो ही नहीं रहा था कुछ। तो एक दिन जब मीटिंग हुई तो सुधींद्र कुलकर्णी उनके पीएस थे, तो अटल जी ने मुझे डांट के बोला, ये होता क्यों नहीं है? मैंने बोला, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, देश का प्रधानमंत्री देगा। मैंने क्यों नहीं होगा? तो फिर उन्होंने पूछा, तो एक अधिकारी थे, मुझे नाम मालूम है उनका, मैं नाम नहीं लेता, वो हर बार बोलते थे कि नो नो प्राइम मिनिस्टर, यू कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। ये गांव को जोड़ने वाली बात स्टेट सब्जेक्ट है। तो 2-3 बार हुआ, तो मैं बोला, अटल जी ये तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, इनका सुनते रहोगे तो। मैं आपको कहूँ, आप इनकी बात सुनिए मत, आप निर्णय करिए और योजना शुरू करिए। 6.5 लाख गांवों में से, मैं ये 2003 या 4 की बात कर रहा हूँ, 6.5 लाख गांवों में से 10% गांवों में जाने के लिए रोड नहीं थे।
अब दूध गांव से कैसे आएगा, फल फूल सब्जी कैसे आएगी, और बेसिक्स थे उन पे काम हाँ, नहीं तो हुआ। फिर ये मुझे बहुत खुशी है कि अटल जी ने उसको स्वीकार किया और 15 दिन के अंदर लाल किले पर इस योजना की घोषणा हुई, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो मैंने ही बनाई थी। और थोड़ा आज ताली देश बजा के दीजिए भाई साहब। जो मैंने शुरू में कहा था, जो सबको सुनाते हैं खरी खरी, वो है नितिन गडकरी, जिन्होंने अटल जी को कह दिया ये लोग आपका सत्यानाश करेंगे, इनसे दूर रहो, काम करो। नहीं, पर वो बाद में अटल जी ने निर्णय करके वो किया। जी, और आज देखो, आज देश में जो गांव को रोड बने हैं वो उसके कारण है। बहुत बढ़िया बात कही नितिन जी आपने। और आप जो कह रहे हैं कि एक तो बेसिक्स सही नहीं थे, प्रायोरिटीज ठीक नहीं थी, उनको अब फिक्स मुझे कर। बताइए कि गांव को पीने के लिए पानी नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, क्यों रुकेंगे? स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं, कॉलेज के तो सवाल ही नहीं उठता, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए। तो मुझे बताइए, गांव में क्यों रहेंगे लोग? जब तक गांव में, जो इसराइल में है, वहां एक मूशा है और किबुट है, तो वो एयर कंडीशन बंगले में किसान बैठता है, अपने कंट्रोल करता है ड्रिप इरिगेशन को, और इतना मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है कि जिसके कारण वहां की परिस्थिति इतनी अच्छी हो गई कि आज वहां का किसान समृद्ध और संपन्न है। तो मेरा जो आपसे कहना यही है कि आप, नमस्कार, अर्जुन मेघवाल जी आ गए, हम स्वागत करते हैं अमर उजाला परिवार की ओर से। तो मेरा कहना आपको यही है कि अगर गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे तो देश समृद्ध और संपन्न बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसलिए गांव में किसानों का, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का सही दाम, और पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री के साथ डेवलप होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश दुनिया की निश्चित रूप से बहुत ताकतवर शक्ति बनेगा। आपने सर बेसिक्स ठीक किए, प्रायोरिटीज ठीक की, लेकिन इस सारे डेवलपमेंट के साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं। जैसा आपने हाईवेज पे, गांवों की सड़कों की कनेक्टिविटी पे बहुत काम किया, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अमर उजाला संवाद करें, और आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। आपके यूट्यूब वीडियो से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी आया है, वो पूछूंगा बाद में। मैंने पूछा कि क्या पूछा जाए नितिन गडकरी जी से। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि अच्छी बात है कि नितिन जी इतनी ऊर्जा से, इतनी मेहनत से काम करते हैं, विजनरी थॉट से करते हैं, लेकिन जो सड़कें इतनी तेजी से बनती हैं, जितना जिनका इतना हैवी टोल टैक्स लिया जाता है, वो फिर कुछ ही सालों में गड्ढे क्यों हो जाते हैं, उबड़ खाबड़ क्यों हो जाती हैं? इतना सब हो रहा है, लेकिन फिर इस देश में पुल क्यों गिर रहे हैं? ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, थॉट का फॉल्ट है, प्रोसेस का फॉल्ट है? कहाँ कमी है सर? वो फिर सड़कों वैसे के आपको गड्ढे। एक बात बता दूं, पुल हमारे नहीं गिरे बड़े ज्यादा, कहीं फिर भी। ठेकेदारी तो पढ़ ले। देखो, इस बार लैंडस्लाइड्स हुई, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हम बचपन से लेकर यहाँ तक, अभी जब हिमालय में गया नहीं तब तक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि पहाड़ यानी पत्थर। अब मुझे पहली बार पता चला कि मिट्टी का पहाड़ यानी हिमालय, यानी वो फ्राजिल स्टार्ट रहा है पूरा, यानी इतना है कि कहीं भी लैंडस्लाइडिंग होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बरसात आती है, बादल फटता है, बाढ़ आते हैं, और इसके कारण ये घटनाएं होती है। बाढ़ प्रोटेक्शन के लिए मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, और साथ साहब भी मेरे साथ थे, मंत्री, राज्य मंत्री थे। मैंने 23 झगड़े थे राज्यों में, करीब 17 खत्म करवा दिए। मैं क्या करता था, सब मुख्यमंत्रियों को बुलाकर दरवाजा बंद करता, मैं बोलता था तुम निर्णय करो, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलता। अमिताभ बच्चन स्टाइल हो गया सर ये तो। दरवाजा बंद रहेगा जब तक फैसला नहीं नहीं, मैं होता। मजाक में कहता था, 17 झगड़े निपट गए। देश में पानी की कमी नहीं है। अभी एक पोलावरम करके जो आंध्र प्रदेश में हम बड़ा डैम बना रहे, 60,000 करोड़ का, झगड़ा चल रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र में। एक्चुअली जो पानी है, 1300 टीएमसी पानी पोलावरम से निकलकर गोदावरी से समुद्र में जा रहा, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं करता। हमारे देश में भारत पाकिस्तान होने के बाद 3 नदियां हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा, वो ना कभी अखबार में छपके आता है, ना कोई चर्चा, ना कोई विवाद है। उसको रोकना चाहिए हमने। पर हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे विवाद है। तो अभी मैंने उनको सोल्यूशन दिया, तमिलनाडु, कर्नाटक उस समय दिया था, कि गोदावरी का पानी ये कृष्णा में, कृष्णा का पानी पेन्नार में,
और पेन्नार का पानी कावेरी में डालकर टेल इनटू तमिलनाडु। और मैंने कहा कि आप सबको पानी मिलेगा, पानी की कोई कमी नहीं है। और इसलिए जब जैसे आपने पावर ग्रिड बना, रोड ग्रिड बना, वैसा वाटर ग्रिड भी बनाना पड़ेगा, टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर। जहां सरप्लस है वहां दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी सबके लिए मिल सकता है। अभी मैं एग्रीकल्चर ही मेरी पैशन है, जी। मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट। 9? ना वो मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, वो जो मिली है उसमें एग्रीकल्चर साइंस में 5 है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की है। तो मैं वो पानी पे काम करता हूँ सबसे ज्यादा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अब कभी आप, तुम बहुत नसीबवान लोग हो, ये यूपी के बिहार के, आप क्या तुम कुआं खोदो 10-20 फीट में पानी लगता है, मेरे यहाँ 400 फीट में पानी लगता है जी। बहुत जगहों पे तो 700-800 फीट पे भी तो नहीं है। मैंने अभी एक रोड बना रहा था, आपको अजिंठा मालूम है? तो बुल्डाना से अजिंठा रोड जी, पर जी। मैंने पूरे तालाब की मिट्टी निकाल दी, रोड में डाल दी, नए नए तालाब बना दिए, नदी नालों का खोलीकरण किया, आम का आम गुठले के दाम। और पूरा 17,000 जो धनगर कम्युनिटी बोलते हैं, जी। जो मेंढी बकरी ये करते हैं, वो माइग्रेट होते थे, अब कोई नहीं हो रहा। मेरे खुद के घर की कहानी है, आप आओ देखने के लिए। मेरे यहाँ 60 एकड़ जमीन है। धूप काले में मार्च अप्रैल में पानी नहीं रहता था। मैंने मेरे खेत के सामने का एक नाला, उसका रुंदीकरण खोलीकरण किया। जो जैसे आप नौकरी वाले करते हैं ना, कि अपनी नौकरी करते करते कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट रखना, जी। वैसे पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करना। और मेरे तीनों कुओं को अब बहुत पानी आया, और मैंने 7.5 हॉर्स के 3 पंप लगाए। और पूरे सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पंप चलते हैं। पूरा ड्रिप इरिगेशन है, इरिगेशन है। जैसे मैंने आपको बताया जी। कि 1 एकड़ में 88 टन मेरे को गन्ना हुआ, आपने बताया। और 1 एकड़ में 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ, अवार्ड मिले। तो पानी ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए पानी का नियोजन नहीं है, ये प्रॉब्लम है, पानी की कमी नहीं है। आप गडकरी जी एक साथ किसान भी, बिजनेसमैन भी, सीईओ भी नजर आते हैं, पर आप पॉलिटिशियन भी हैं। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे भी आ जाता हूं, क्योंकि आपने पहली बात, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भी। सर, मतलब सर बिजनेस मैं की आपको एक दृष्टि बात से और जो क्या सोचा है, जाता है। ये दिल्ली में सभी लोग कोई एक सेवा गेवा के काम यहाँ कोई ज्यादा होते नहीं, तो इनके परसेप्शन में जो है कि कोई काम करता है ना बिजनेसमैन है। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। जी। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैंने 1,500 लोगों को रोजगार दिया है। मेरी फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज है, कोऑपरेटिव्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, 4 चीनी मिले हैं। मैं 6 लाख लीटर इथेनॉल बनाता हूँ, 380 मेगावाट पावर बनाता हूँ। तो ये सब किसानों के बीच में काम करता हूँ। मेरा खुद का रिसर्च है। मैं अभी रिसर्च और बाकी इसमें मैं ये मैटिन्स बनाता हूँ, ये चिंदियों से। जी। मैं 1800 एकल विद्यालय चलाता हूँ गढ़चिरौली और सिरोंचा में। आप हार्ट ट्रांसप्लांट्स के लिए भी पैसा देते हैं, बॉडी की जो कृत्रिम अंगों तो के लिए भी मैं, करते हैं, वो सब आपका पर इसलिए बहुत पहली बड़ा। बात तो मैं, प्रॉब्लम है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। हाँ, एक बात हो गई, जी। मैं ये मेरा कंसेप्ट है, वो सरकार कोई भी पार्टी का हो, मैं बोलता हूँ जो सरकार से दूर रहेगा उसका कल्याण होगा, जो सरकार से सत्संग करेगा उसका सत्यानाश होगा। तो तो बड़ी बात आप अमर उजाला मैं संवाद के मंच से कह रहे हैं। तो पहले मैं कोई पार्टी की बात नहीं, सरकारी विषकन्या जैसा ही होता है। तो इसलिए मैं सरकारी कोई योजना का फायदा नहीं उठाता, ना मैं कोई, आप इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूं, जो सबको सुनाते हैं खरी खरी, वो है नितिन गडकरी। ताली बजा दीजिए। सर, आप सरकार में काम करना इतना कठिन है, सरकार में रहकर ऐसा बोलना आसान नहीं होता। तुमको मैं पूछता नहीं हूँ कि तुम्हारा सर्कुलेशन कितना है। फिर ये भी मुझे एक ने अच्छा बताया कि बोले किसी अखबार वालों को ये मत पूछो कि तुम्हारा सर्कुलेशन कितना है, किसी फिल्म अभिनेत्री को मत पूछो बोले कि उसकी उम्र क्या है, और किसी इंडस्ट्री वाले को मत पूछो कि तेरी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो पहली बात, आपको एडवर्टाइजमेंट लेना और मिलाना कितना डिफिकल्ट है आपको पता है ना। सर, आप, मैं इसलिए कहता हूं कि विजनरी और थॉट है आपका, लेकिन चूंकि आप एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं और आप सड़कों से देश को जोड़ रहे हैं, आप अपने काम से दिलों को जोड़ रहे हैं। आप नागपुर से आते हैं,
बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। जो संतरों के लिए फेमस रहा, जो संघ के मुख्यालय के लिए फेमस रहा, वो नितिन गडकरी के लिए भी फेमस है। नागपुर से दिल्ली की दूरी सड़कों से तो पाट दी गई है, बट कुछ दूसरे अर्थों में नागपुर और दिल्ली के बीच में दूरी क्यों बढ़ रही है? मैं आप उसके लिए कोई हाईवे अलग बनता है? मैं आपके जैसा चिंतक भी नहीं हूं और ज्यादा सोचता भी नहीं हूं। मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले बॉल से चौके छक्के लगा कर आउट हो जाता था। मुझे मेरे टीचर बड़े डांटते थे। देखो, सोचने का काम आप जैसे लोगों का है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। मैं अपना काम करते रहता हूँ। किसकी दूरी है, कौन क्या लिखता है, अब मेरा कोई पीआर नहीं है। कोई अखबार वालों से मेरा संपर्क नहीं होता। अच्छा लिखता है उसका भी भला, नहीं लिखता उसका भी भला। मेरा कोई किसी मैं अपने एक जन मुझे बोला अभी इंटरव्यू में, जी। बोले आप इतना काम कर रहे हो, रात को बहुत सोचते होंगे तुम। मैंने बोला रात को बहुत सोचता हूँ 6 बजे से, बहुत गंभीरता से। बोले क्या सोचते हो? खाना बोला आज कहाँ खाना खाना है। और मैं जब 12 बजे 1 बजे आता हूँ घर पर, तो मेरे यहाँ 4 लोग लाइन में खड़े रहते, 4 शेफ है, एक चाइनीज है। वो मैं रोज नए नए यूट्यूब पे रेसिपी देखता हूँ। मैं बोला ये करो, ये डालो उसमें, ये करो। तो रोज नए प्रयोग करता हूँ, खुशी से रहता हूँ। मैं ये आपके जैसे इतना कोई बात की चिंता नहीं करता। मुझे हवाई जहाज में बैठने के बाद 5 मिनट में नींद लग जाती है। लाइफ इज, मैं बोलता हूँ इससे एक बात सच्ची यही है कि जीवन को आनंद और खुशी से जीना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बाकी जो लिखना है आपको, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, लेखन करिए और कुछ करिए। विषय को खूबसूरती से, जैसे हाईवे मोड़ दिए जाते हैं ना, फिर रास्ते में बाधा आती है, तो वैसे प्रश्नों को मोड़ देने की कला कोई नहीं। मैं आपकी इस कला पे भी ताली चाहता हूँ, बहुत जोरदार। आपको मालूम है जी, आजकल हमारे हाईवे मोड़ नहीं सकते क्यों? हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपने मेरे प्रश्नों को भी एक्सिस कंट्रोल पे भेज दिया था, बट मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप बैट्समैन अच्छे रहे, मैं स्पिनर रहा हूं अपने जमाने में, बहुत अच्छी स्पिन करता था। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं 400 पार 240 पे क्यों अटक गया? 400 पार का नारा 240 पे क्यों अटक गया? देखिए भाई, लोकतंत्र है, चुनाव है, जनता का अधिकार है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, अगर हम लोग सत्ता पे है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट से देश की तस्वीर को बदलेंगे। अगर जनता ने हमको सत्ता नहीं दी, विपक्ष में भेजा, तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम करेंगे। मैं तो अपनी पूरी मेरी लाइफ की आधी पूरी, मैं जब पार्टी में आया था, तो आप मराठी समझते हो इसलिए बता रहा हूँ। बोलो। मैं पहली बार वो लक्ष्मण मानकर करके थे, उनके साथ मैं पुणे गया था। जी, तो स्टेशन के बाहर एक काले दीवार पर लिखा था, पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले 2। काय म्हणता, वाह। मैंने उसका अर्थ ऐसा था कि जो पर्याय पर्याय करके चिल्ला रहे थे, उनके लोकसभा में 2 चुनकर आए। फिर दूसरा लिखा था, हम 2 हमारे 2, अटल जी और अडवाणी के लिए लिखा था। तो वो उस स्थिति से आए, हम काम करते रहे। मैं इमरजेंसी में राजनीति में आया हूँ। देखिए, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसके भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस देश की जनता को सस्टेनेबल जीवन मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई कोशिश करनी चाहिए। सर एक और सवाल पॉलिटिक्स का, फिर वापस डेवलपमेंट के। तो एक दो बहुत जरूरी प्रश्न है, मेघवाल जी भी आ गए हैं। मैं चूंकि अब सिर पर है चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से गहरा आपका जुड़ाव है, और खुद वहां पर आपने बहुत कार्यशील रहकर बहुत सारे काम किए हैं। लोकसभा में अपेक्षित परिणाम नहीं आए आपकी पार्टी के। कहां गड़बड़ हुई? जो 2 पार्टियां वहां की थी मुख्य, उन दोनों के 2 फाड़ हो गए, और ऐसा लगा कि फायदा शायद भाजपा को मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाया। और अब सामने विधानसभा के चुनाव है, और माना यह जा रहा है कि अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपका क्या आकलन है खुद का? नहीं नहीं, हम लोग जीतेंगे। देखो, लोकसभा के चुनाव में एक देयर आर 2 थेरीज, कन्विंस करो या कंफ्यूज करो। तो ये एक हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पे जगह हम संविधान को बदलने वाले हैं। विशेष रूप से मैं जहां से हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% दलित और मुस्लिम है। तो वहां इतना बड़ा वो एक नैरेटिव बन गया कि जिसके कारण पूरे महाराष्ट्र में हमको काफी प्रॉब्लम है। पर अब लोगों को पता चला कि हम कोई संविधान बदलने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार हम महाराष्ट्र में अच्छा काम करेंगे और वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। मैं सर फिर से डेवलपमेंट पे आता हूँ। आपने कहा कि पहाड़ों में जो है वो दिक्कत है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए वहां की सड़कें खराब होती है, और वो समझा जा सकता है। लेकिन मुख्य हाईवे जो
बड़े शहरों के बीच heavy toll tax गड्ढे हैं और लोगों को फिर लगता है यार ये मैं आपको टोल टैक्स की बात बताने के लिए भूल गया, एक वाक्य में बता दूंगा। बता दीजिए, और गड्ढों पर भी जरूर नहीं सर, बताइए गड्ढे भी क्योंकि बताऊंगा। जी, जो सुन रहे हैं वाह, इस लाइव को अमर उजाला मैं का आपको बता रहा, आपने कार्यक्रम ये 5 स्टार होटल में लिया, इसका तो आपको किराया देना पड़ेगा, इसका चाय 200 रुपए का होगा। आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान का हम वही बैठ जाते, फुकट में पर होता। वहां गड्ढे नहीं होना चाहिए सर, हाँ, वहां गड्ढे नहीं होना देखो पहली बात, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, पूरे वर्ल्ड में। चाहिए। अब दूसरी बात जो है, आज ही मेरे यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और टोटल पूरे रोड पर पीडीए और आरओ ने 49,000 किलोमीटर का चेकिंग किया और उसमें से जो गलतियां निकली, उसमें से उसका डाटा मैं आपको आज पूरा दे दूंगा। देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो बिटुमिन रोड है, बिटुमिन और पानी की दुश्मनी है और जब बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है तो बिटुमिन रोड उखड़ जाते हैं। तो अभी हमने नया उपाय ढूंढा है। अब आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे नागपुर, तो पूरा कंक्रीट रोड है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक बेस अच्छा मजबूत होता है उसके ऊपर 6 या 8 इंच की कंक्रीट की व्हाइट टॉपिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी आई है। उससे 25 साल, अभी मैं 25 साल से नागपुर में रोड बनाकर हो गए, एक भी गड्ढा नहीं पड़ा। तो अब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे भी एनएचए के रोड खराब नहीं है ज्यादा, आप दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ या कोई भी बड़े रोड पर जाओ, जनरली हम क्वालिटी में काफी ये है, पर कुछ जगह आ सकती है तकलीफ। तो अभी आज ही मैं आपको, आज आपकी अच्छी हुई बात, आज ही मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा कि कितने स्पॉट निकले, कौन से रोड पर निकले, कितने इंप्रूव हुए। और मैंने कहा कि जो मेंटेनेंस वाले को नोटिस भेज दिए। बहुत बढ़िया। मतलब सर, ज्यादातर लोगों ने, मैं ये भी कहूंगा कि अप्रिशिएट किया है सारे काम को, और वो ये कहते हैं कि जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इस मुसीबत से भी छुटकारा देंगे तो और ज्यादा अप्रिशिएट ये करेंगे। मिल जाएगा एक 15 दिन के अंदर। ये अमर उजाला संवाद के मंच से एक घोषणा है, हमारा और ऐप ये है, ट्रांसपेरेंसी भी है। नहीं मैं, हमारा एक ऐप है और मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि एनएच के ऊपर अगर आपको गड्ढा, एनएच के ऊपर, अब वो ग्राम पंचायत का भी रोड, राज्य का भी रोड, उसका मेरा संबंध नहीं, नेशनल हाईवे पर अगर कोई गड्ढे मिलते हैं तो ऐप पर तुरंत भेजिए, फोटो खींचिए। वो खुद मैं चेक करता हूँ, फोटो भी भेजिए, हम लोग उसको सुधारेंगे। बहुत बढ़िया बात सर। दो विवादित ऐसे कानूनों की बात जिसकी चर्चा देश में बहुत ज्यादा रही। भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई 1 तारीख से, लेकिन उसमें हिट एंड रन कानून सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ट्रक ड्राइवरों ने इतनी लंबी हड़ताल भी की। आपने कहा कि भाई आप केवल टक्कर मार के भाग जाओगे तो चलेगा नहीं, हम पकड़ेंगे, लेकिन सारे ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल की और उसको आपको फिर स्थगित करना पड़ा। उसी के बाद हम देखते हैं कि पोर्शे जैसा केस जो पुणे का आप जानते हैं, वही मुंबई में भी केस हो गया बीएमडब्ल्यू का। लोग टक्कर मारकर भागते हैं, जवाबदारी नहीं लेते, लेकिन सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी और वो कानून उस स्वरूप में जैसा चाहते थे आप लागू नहीं हो। देखिए उनकी बातों में एक लॉजिक था कि एक्सीडेंट जब होता है और ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर वही खड़ा होता है तो 90% अनुभव ऐसा है कि जनता आती है, उसको बाहर से निकाल कर उसकी पिटाई करती है, मार देती है उसको। एक जगह, कुछ जगह तो मार वो दिया इसीलिए होगा। रुकते नहीं, भाग जाते। तो इसलिए वो डर के कारण भाग जाते हैं। तो उनकी समस्या है, उसका निदान किया गया। अब रही बात, ये हमने अभी नया कानून लाया और जो माइनर लड़का है वो अगर गाड़ी चलाता है ऐसी, तो उसके माँ बाप को सजा है। अब हमने फाइन भी डबल कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना, ये पहली बात। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने लगभग सुधार कर दिया, मैं उसी का मंत्री हूँ। अब रोड सेफ्टी में मुझे भी बहुत दुख होता है, ये एक विषय जो है जिसमें हमको सफलता नहीं मिली, मैं स्वीकार करता हूँ। 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख लोगों की मौतें हो रही है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। अभी हमने करीब 40,000 करोड़ खर्चा करके जहां एक्सीडेंट होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट इंप्रूव भी की है, हमारे डीपीआर की गलती है उसको भी सुधारा है। पर आने वाले समय में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, ये कल मैं आ रहा था, हमारे हाईवे पर एक महिला एक लड़के को यहाँ पकड़ के, एक को हाथ पकड़ के रोड के ऊपर वो चढ़ के वो वहां से क्रॉस कर रही थी। अब मैंने हमारे अधिकारियों को बुलाया कि रोड के बीच में जो ऐसा बैरियर तैयार करिए कि कितना भी एथलेटिक्स का भी कोई प्लेयर होगा तो भी छलांग नहीं मार सकता। अभी लोगों की आदत है, कहीं भी घुस जाते हैं, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी घुसा देते उल्टी हैं, दिशा में गाड़ी चलाते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सीरियस नहीं है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये जब तक बदलेगा नहीं तब तक, देखो आप
मैं अभी ऑस्ट्रिया में गया था, जैसे मैं खड़ा था रोड पर, सामने वाली गाड़ी रुक गई, रुक जाती अपने आप रुक गई। क्या इस प्रकार का एजुकेशन, इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवेदनशीलता, ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारे नागरिकों में हमको लाना पड़ेगा, उनको सुधारना होगा, तभी हो पाएगा। ये इसी से मैं दूसरे सवाल पे आता हूं सर। यही भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हीं सब नियमों का पालन करते हैं, पर अपने ही देश में उन्हीं नियमों का पालन नहीं करते हैं। और उसी को देखते हुए आप, माना यह गया था कि वहां बहुत जुर्माना है, आप अमेरिका में, यूरोप में कहीं कार की थोड़ी सी टक्कर मार दो, रैश ड्राइविंग कर दो, लाइसेंस जब्त हो जाता है, डॉलर्स में इतना हैवी जुर्माना भरना पड़ता है कि आदमी सोचता ही नहीं उस तरह की। इसी को देखते हुए शायद हमने भी वो, पर उस कानून को लोगों ने पालन नहीं किया, मोटरसाइकिल वाले को चालान बनाया तो वहीं गाड़ी जला दी, आग लगा दी, वो कानून भी राज्यों ने फिर अपने स्तर पर रोक दिया और राज्यों में लागू ही नहीं हो नहीं पाया नहीं, होगा। अभी काफी लागू हुआ। देखो, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अभी कानून मंत्री भी यहाँ आए हैं। कानून गलती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोकतंत्र में भारत के नागरिक हैं, और हम अगर हमारे कानून के प्रति सम्मान भी नहीं रखेंगे और डर भी नहीं रहेगा तो कैसे होगा। हमारे जनता के, सोसाइटी के बाय एंड लार्ज ह्यूमन बिहेवियर को बदलना होगा और हमें कानून को रिस्पेक्ट करने के लिए सीखना होगा। मैं आपको प्रश्न नहीं पूछता हूं, पर मैं इतने लोगों को अगर एक सवाल पूछूं, इसमें से कितने लोग हैं जो आरटीओ ऑफिस में जाकर परीक्षा देकर ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने लिया है? ये तरह झांकने वाला सवाल है। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो किया है। मैं जब विपक्ष का नेता था तो हमारे नागपुर आरटीओ में जाके मैंने मुख्यमंत्री के नाम से, विलासराव देशमुख थे और एक मोगे करके थे, दोनों के नाम, हमारा आरटीओ बड़ा ट्रांसपेरेंट था, वो ऐसा ऐसा देखता था, उसको नोट डिगी सही बात है। तो मैंने मुख्यमंत्री का भी बनाया और ट्रांसपोर्ट मंत्री का भी बनाया। अब हमने सिस्टम को बनाया, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं हम। ड्राइविंग के लिए अभी एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके आपको घर में एक एग्जाम देनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव, उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर करीब 70 ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं। अब धीरे धीरे ये सोच रहे कि ड्राइविंग स्कूल को ही हम कहेंगे कि भाई आप लाइसेंस दो, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसको जिम्मेदार पकड़ेंगे। तो लॉट ऑफ चेंजेस हमने किए हैं, बहुत करते रहे, पर ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा कि मैं लाल रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस मैं कानून से हासिल करूंगा, मैं रास्ता बीच में क्रॉस नहीं करूंगा, ये सब छोटी छोटी बातें अगर होगी तो मुझे लगता है, अभी बस कोड हमने बदल दिया जी। अभी कोई भी हाथोड़ा लेके अपनी बसेस बनाता था, कितने लोग मर रहे हैं, अंगार लग गई। मेरी गलती हुई, 4 साल से उनको हम सुधरते, हम डालते, कुछ नहीं किया। अभी हमने कह दिया नथिंग डूइंग, अब इंटरनेशनल कोड लगा, अब 2024 के बाद जो बसेस आएंगी उसमें पूरा इंटरनेशनल कोड आएगा। कोई बसेस में कोई नियम नहीं मान, नियम मैं नहीं, समझ, डंडा चले बिना काम नहीं होता सर। डंडा चला नहीं पड़ेगा। आपका डंडा तो मशहूर भी है और अच्छे से चलता है। उसी से मैं सर उस पे आना चाहता हूं कि आप बायोफ्यूल को लेके, अल्टरनेटिव फ्यूल को लेके बहुत पैशनेट रहते हैं, और हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग पूरे देश से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, काम करते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर, दिवाली के बाद से लेकर जनवरी फरवरी तक ऐसा लगता है कहीं भाग जाओ। गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली, एक्यूआई 800-900 तक जाता है, मशीन नाप नहीं पाए उतना, दम घुटने वाली हवा हो जाती है। पराली सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है। सड़कों पर आसपास जो खुली जगह होती है उसकी जो धूल मिट्टी उड़ती है, वो भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अब परेली का भाव 2,500 रुपए टन हुआ, अब नीचे और परेली से सीएनजी बन रहा है, परेली से इथेनॉल बन रहा है, परेली से बिटुमिन बन रहा है, अब परेली से सीएनजी बन रहा है। तो पहली बात आप देखो, अभी परेली इस बार जलेगी नहीं। दूसरी बात, मैंने दिल्ली एनसीआर में, हमने आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बनाए। 60,000। हाँ, अभी ये जो UR2 बन के तैयार है, जी। फिर ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, दिल्ली का पूरा रिंग रोड हमने बनाया, काफी रोड बने हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद दिल्ली को ट्रैफिक जाम से लगभग 80%, 90% मुक्ति मिलेगी, और परेली जलना इस बार ही बंद हो जाए। अब दोनों का परिणाम अक्टूबर के बाद क्या होगा वो देखेंगे, तभी कुछ कह पाएंगे। उम्मीद है सर इससे मुक्ति मिले, क्योंकि आपने बायोफ्यूल, अल्टरनेट फ्यूल की बात की, और एक कार्यक्रम में सर आपको पता है, ये गाजीपुर की टेकड़ी है ना, हाँ, कचरे की, बहुत हमने 80 लाख टन कचरा निकालकर रोड में डाला है। और आज ही मैंने कहा कि हर शहर में जो कचरा है वो रोड में डालो, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। मैं खुद प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनाता हूँ मेरे यहाँ,
तो अब वो धीरे धीरे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास सेग्रीगेट करके बाकी का कचरा रोड में डाल रहे हैं। हमने अहमदाबाद डोलेरो में 40 लाख टन कचरा डाला। सर कितना हिसाब करो, ये जो आप पानीपत से आते हैं ना, मुझे दिल्ली की जानकारी कम है, तो हमने एक रोड बनाया UR2, वहां से आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आएंगे तो हमने ये जो 3 मूर्ति या कुछ तो भी है उधर, नहीं, शिव मूर्ति के नीचे में हमने 10-12 लेन का टनल, उसके ऊपर में 12 लेन का रोड, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, और पूरा अंदर से आप एकदम T3 जाएंगे। तो हमने इस बार जो दिल्ली में काफी कुछ चेंजेस किए, उसमें लोग अभी यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट जोड़ रहे हैं। तो ये दिल्ली का जो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है, प्रदूषण का। दूसरी बात, मैं जब कह रहा था इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो मुझे आप नहीं पर पत्रकार पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या तुम धक्का मारोगे क्या? अब पूरे दिल्ली की बस देखो, आप नंबर प्लेट देखो, हरे रंग की नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक की, आपको 4 गाड़ियों के पीछे एक इलेक्ट्रिक दिखती है। स्कूटर इलेक्ट्रिक की आई, ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक की आई, धुआं ही नहीं होता। अभी मैं इथेनॉल आ गया फ्लेक्स इंजन का। तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ मैक्सिमम 3 साल के अंदर। इथेनॉल आपने कहा सर, आपकी गाड़ी की खासियत आप बता रहे थे, बता दीजिए थोड़ा मंच से भी। ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, और टोयोटा की इनोवा है। और ये गाड़ी जो है, इसमें इथेनॉल 100% है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए। और ये जो गाड़ी है, ये चलते समय 60% बिजली तैयार करती है, और उसमें से अगर पेट्रोल की तुलना में एवरेज की तुलना करो तो पेट्रोल का हवा 25 रुपए लीटर होता है। नो पोल्यूशन, नो साउंड। अब ये फ्लेक्स इंजन की गाड़ी टाटा बना रहा है, सुजुकी बना रही है, टोयोटा बना रही है, फिर स्कूटर्स भी आ गई, हीरो, होंडा, TVS, बजाज, अब CNG की भी आ रही है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि प्रदूषण को बचाने के लिए जो नई नई बातें हुई है, ये लोगों तक आप जरूर पहुंचाइए। जरूर सर, हम पहुंचाएंगे, और संवाद भी पहुंच रहा है, बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, आगे भी वीडियोस देखेंगे, हमारे अखबार में सब जगह इसका कवरेज होगा। समय का इशारा भी हुआ है, और विकास की बात हुई है, राजनीति की बात हुई है, आपके विजन और थॉट की बात हुई है, लेकिन आपका एक और फेवरेट जो टॉपिक है खान पान का, उसकी बात होना जरूरी है। अभी छोड़ दीजिए उसका। थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन सर रैपिड फायर हम करते हैं। सब, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? देखिए, पहली बात तो मेरा, आपने कब देखा मुझे? इंदौर में देखा था ना। हाँ, उसके बाद तो मेरा वजन था 135 किलो। अभी मैं 89 हूँ, यानी 46 किलो कम हुआ है। तो मेरे खाने के ऊपर की नियत नहीं कम हुई है, और खाना कम हुआ है। मैं कहीं सर सुन रहा था कि आप वहां पर सुख सागर में जाते थे तो 4 डोसा भी खाते थे, पिज्जा भी खाते थे। आज भी तुम्हारे कार्यक्रम में आने के पहले वड़ा पाव खाया मैंने। वड़ा पाव खा के। आप खुद कुक भी हैं, बहुत अच्छे, बनाने का भी शौक है। कौन सी डिश है जो आप सबसे अच्छी बनाते हैं? नहीं, मैं जब ये कोविड का समय था तो घर में रहता, 2 दिन नागपुर में था, तो क्या करना समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने अब वो तब से शौक लग गया, मैं सब बनाता हूँ। अच्छा, बना लेते। फिर भी 4 शेफ रखे हैं आपने? सर मैं शौकीन हूँ, मैं चाइनीज, वेजिटेरियन, सब प्रकार के खाता, वेजिटेरियन हूँ। सर खान पान पे तो आपको कभी हमारे यहाँ संतरे का सूप बनता है? अच्छा, ऐसा सूप ही नहीं गई। आएंगे सर। हमारे यहाँ जो पोहा बनता है, इंदौर का पोहा अच्छा है, सबसे फेमस है, और दिल्ली में वैसा पोहा मिलता ही नहीं, मैं परेशान हूँ। हमारे घर में वही पोहा है, ऐसा सुंदर। आगे ट्राई करना पड़ेगा तभी, क्योंकि इंदौरी आदमी पोहे का टेस्ट सबसे अच्छे से बता सकता है। इंदौर के खाऊ गली में गया हूँ मैं। हाँ, सराफा में। सराफा। और 56 दुकान ट्राई किया आपने कि नहीं? हाँ, किया। रात को 11 बजने के बाद सब लोग जाने के बाद। हाँ। आजकल मैं Z+ में तो बड़ा समस्या होती है, तो कैलाश विजयवर्गीय को मैंने कहा, हाँ, सब शांति हो जाएगी तब भी गए थे सर, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप आए थे भाजपा की, तो रात को सराफा में जाके चाट खाई थी, और मुझे अच्छे से याद है। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी आनंद करके फिल्म थी, राजेश खन्ना। राजेश, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, बहुत अच्छी। किताब आपको सबसे पसंद कौन सी है? एक मृत्युंजय करके शिवाजी सावंत की, उनका कर्ण के किरदार पे है, मेरी बहुत फेवरेट, बहुत सुंदर किताब है। घूमने फिरने जाना चाहें तो सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? वैसे तो मैं काफी घूमते रहता हूँ हमारा परिवार से, पर आजकल हम ज्यादा श्रीनगर में जाते हैं। श्रीनगर। आप सर इतने सारे काम करते हैं, फिर भी परिवार के लिए आपके नाती पोतों के साथ के भी वीडियो आते हैं, फोटो आते हैं, कैसे इतना टाइम निकालते हैं? सर टाइम ही टाइम है सर। देखो, आपको बताओ, आपने कुछ करने का तय किया ना, तो टाइम की कोई कमी नहीं होती।
इच्छा शक्ति। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमको ये चीज करनी है। आप YouTube के वीडियो भी बना, अच्छा YouTube से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं- मेरे पास आया था, पूछ लूंगा मैं। नहीं, मैं आपके पास YouTube के चेक भी बहुत आते हैं क्या मुझसे? देखिए डॉलर्स में। मैं इसमें ज्यादा savvy नहीं हूँ, पर मैं अब जैसे आपका इंटरव्यू लिया, हम्म, अभी आपका हर इंटरव्यू का मेरा जब मेरे चैनल पे जाता है तो करोड़ों लोग मिलते हैं, उसको सुनते हैं, तो मुझे पैसा मिलता है, तो मैं बोलता हूँ और सुनते जाओ। अभी मुझे कई 2.5 लाख, कई 3 लाख, कई 3.5 लाख रुपए महीना मिलता है, मतलब आप अपने इस सारे पर मैं सब डोनेट कर देता हूँ डोनेट। मेडिकल सेवा के लिए। मैं अपने पास अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।